नमस्कार। मैं हूं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के और राजस्थान के वो युवा चेहरे जिन्होंने 2015 में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, विजय रहे। उसके बाद इन्होंने 2019 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वहां ये विजय रहे, एबीवीपी से लड़ा। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ये यूथ प्रदेश मंत्री हैं 2021 से लेकर वर्तमान तक। इनका नाम लगभग आप जानते होंगे, मैं बता देता हूं। रामेश्वर जी छाबा, जो एक चर्चित चेहरा है युवा वर्ग के, राजस्थान के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के, नागौर जिले के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक युवा राजनेता के साथ युवा वर्ग के एक व्यापारी वर्ग के अंदर भी मेड़ता विधानसभा में वर्तमान में अच्छे तरीके से एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। जो युवा वर्ग व्यापार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या राजनीति की तरफ एक साफ सुथरी राजनीति इनके द्वारा की जा रही है। इन्होंने अभी पिछले दिनों में जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा। अब मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने सबसे पहले एबीवीपी से इलेक्शन लड़ने की शुरुआत कैसे की? क्या आपका परिवार पहले से बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी के थे, या आप बीजेपी एबीवीपी से इलेक्शन लड़ने का मन बनाने के बाद में आपका परिवार बीजेपी में आया? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप पधारे और इन सभी विषयों पर जो चर्चा करने का आप मेरे पास आए और इतना आपने भी अपना समय दिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं 2010 के अंदर 12th पास करके जब अजमेर गया, तो वहां पर जो उत्तर भारत की, जो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय अजमेर, वहां पर मैं एक साधारण से किसान परिवार से निकल कर एक अगर बड़े अपन शहर में जाते हैं और वहां चकाचौंध के उस वैसे के अंदर अपन जाते हैं। यहां मैं आपको एक बात के लिए रोकना चाहूंगा, आपके परिवार में कोई राजनेता है पहले से? नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि मेरे परिवार में तो क्या, मेरे चाहे रिश्तेदारों में भी आज तक कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। तो मैं जब वहां कॉलेज में गया, तब जब वहां पहले ऑफलाइन फॉर्म जब जमा होते थे, तो ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने गए, 13-14 हजार की वहां पे स्ट्रेंथ थी। तो उस दरमियान मेरे को, जब अपन किसी संस्था के अंदर जाते हैं, जो अपने को कोई आदमी मिलते हैं, तो मैंने वहां पर जो विद्यार्थी परिषद का जो माहौल देखा, और वहां जो भी स्टूडेंट वगैरह जो आते हैं, उनकी जो हेल्प करने का उनका तरीका देखा, जो गेट से लेकर उनका फॉर्म जमा कराना, उनकी एक एक चीज का केयर करना, वो सब मैंने जो विद्यार्थी परिषद में देखा। उस टाइम से मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा और फर्स्ट ईयर से मैं विद्यार्थी परिषद में उस टाइम से जुड़ा। और मेरा जो परिवार है वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का रहा, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर शिक्षा की जगत में मेड़ता के अंदर अलग जगाने का जिन्होंने काम किया, स्वर्गीय भवन सिंह जी डांगावास, तो उनके टाइम से ही मेरा पूरा परिवार, और जहां तक मेरे को लगता है मेड़ता जो क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर रहे, तो माननीय स्वर्गीय श्री भवन सिंह जी डांगावास की देन थी। तो उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और फिर विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से जुड़ा, और जो विचार परिवार के साथ उस टाइम से कॉलेज टाइम पे आपके कोई एबीवीपी में जोड़ने वाले कोई गुरु रहेंगे होंगे, या कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे कोई छात्र नेता जिन्होंने आपको एबीवीपी की तरफ आकर्षित किया? देखिए, जिस समय मैं गया था विद्यार्थी परिषद के अंदर, सारे कार्यकर्ता जिस लगन से, जिस तरीके से काम, एक परिवार भाव जो उनके अंदर था, जैसे अपन किसी आदमी से नए जाके मिलते हैं, तो फॉर्म जमा करवाना, वो सारी चीजें तो होती है, लेकिन उसके साथ में जो उनका व्यवहार होता है और एक परिवार के भाव जो उनमें दिखते हैं, वो चीज उन समय के जो महानगर मंत्री थे और वहां के जो उस समय काफी 5 साल से चुनाव बंद थे, छात्र संघ के चुनाव, और मैं जब 2010 में गया, उस समय पहली बार जो चुनाव हो रहे थे, तो उस समय मेरे जो सीनियर लोग थे वहां के विद्यार्थी परिषद के, जो उस समय के महानगर मंत्री थे, तो सब जनों ने एक बड़े भाई के नाते मेरा जो उस समय से जो सपोर्ट करा, और उन समय से जो उनके साथ में जो मेरे रिश्ते बने, वो आज तक 15 साल हो गए। आज तक एक बड़े भाई के नाते वहां के जो भी मेरे सीनियर विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उन सबका वो रिश्ता है, और उन लोगों की वजह से आज मैं उस समय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। उसके बाद में
भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये युवा मोर्चा का जो दायित्व मिला, और उस समय से लेकर आज तक वो सब लगातार चल रहा है। आप बीच में कंटिन्यू एबीवीपी में रहे या कोई अन्य की तरफ आपका झुकाव नहीं रहा? नहीं, मैं जब से 2010 से लेकर आज तक 2025 तक विद्यार्थी परिषद में था। 2021 के बाद में जब मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला, उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहा हूँ। अजमेर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से आज तक जिन्होंने भी वहां पे अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा है, उनमें से दो ही नाम सुने जाते हैं। एक आपका नाम, एक गुज्जर, राजेश गुज्जर, दो जनों का नाम। उसके अलावा बाकी छात्र नेता जैसे जेएनयू जोधपुर या राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है, उनको लगभग पूरा राजस्थान जानता है। अजमेर यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके जो छात्र नेता है उनको उस प्रकार से प्रशंसा या वो उनका माहौल नहीं बनाया जाता। वो क्या कारण है? उसका मेन कारण क्या है? देखिए, अगर अपन कोई भी काम करते हैं, हाँ, तो हम रुक जाते हैं। जो काम हम खुद करते हैं वही दुनिया को दिखता है। हाँ। अगर हम छात्र संघ अध्यक्ष बनकर वहां तक सोच सीमित रखकर अपन रुक जाएं, तो जरूरी नहीं छात्र संघ अध्यक्ष ही बने। और कई लोग ऐसे जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं लेकिन नहीं बनते। किसी कारणवश, जरूरी नहीं है चुनाव जीते हार जीते एक सिक्के का पहलू होते दो, नहीं भी जीतते तो भी वो राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं और बड़े पदों पर पहुंचते हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊं, अजमेर की छात्र राजनीति से तो विकास चौधरी जो अभी हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आज किशनगढ़ से अगर विधायक है, हाँ। तो विकास जी चौधरी भी हमारे वहाँ के छात्र नेता है। और शिव प्रकाश गुर्जर भी है जो मेरे बाद में वहां से छात्र संघ अध्यक्ष रहे। वो आज नसीराबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे, लेकिन एक मूल राजनीति के अंदर अपना एक कद जरूर, एक शुरुआत जरूर हुई है। शुरुआत। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी पिछले भी उसके बाद में जो है, और मैं आपको बताऊं, जिस राजकीय महाविद्यालय अजमेर से मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, वहां से माननीय भूपेंद्र जी यादव है, तो वो हमारे अलवर से जो सांसद है मंत्री जी, वो हमारे जीसीए कॉलेज से ही पास आउट है और वहां पे महासचिव भी रहे वो। तो यहाँ से अजमेर की छात्र राजनीति से जो कई लोग ऐसे हैं जो देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर अपना अहम योगदान रखते हैं। वो तो है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपसे एक विवाद माने या आपकी एक पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा करने वाला एक मैटर माने राजस्थान की राजनीति के अंदर या आपके अपने खुद के वर्तमान कैरियर तक, तो वो रहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के वहां आपने लिखा था नाथी का बाड़ा। वो मुद्दा आप एक बार दर्शकों को बता सके तो वो किस प्रकार से हुआ, किस वजह से हुआ? देखिए, जिस समय इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और पेपर लीक का जो मामला उस टाइम चल रहा था, हाँ। और उस समय के जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो रीट भर्ती के बाद में हुआ था ना? वो जो रीट भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, और जो उस समय के जो सारे पेपर्स थे, हाँ। आपको पता होगा सारे पेपर्स उस टाइम जो गांव के गरीब मजदूर किसान के बेटे थे उनके जो हक को छीना जा रहा था, हाँ। जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे। अब कल परसों जैसे आरएस का रिजल्ट आया, हाँ। इसके अंदर सारे जो मेहनत करने वाले बच्चे मेरठा विधानसभा क्षेत्र से, नागौर से इतने बच्चे लगे, तो एक ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत दिए कि मेहनत करने वाले बच्चे अब लग रहे हैं। हाँ। तो ये चीज हमारे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब से बीजेपी का राज आया उसके अंदर पेपर लीक का जो मामला था वो बिल्कुल नगण्य ना के बराबर है। और उस समय जो था भाई किसानों के साथ अत्याचार, उनके किसान कर्ज माफी की बात ले लो, और जो युवाओं के साथ में एक पेपर लीक का जो मामला उस समय बड़ा वो स्तर पर हो रहा था, तो उस समय जो जिम्मेदारी बनती है वो शिक्षा मंत्री की बनती है। तो पेपर आउट और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होना, तो उस समय जो प्रदेश के जो छात्रों की जो मांग थी और उनको हक और अपने अधिकार दिलाने की जो मांग थी, उसको लेकर हमारे विद्यार्थी पर हमारे जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे हिमांशु जी शर्मा, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने वहां पे एक विरोध प्रदर्शन किया था और शिक्षा मंत्री के घर पे हमने नाथी का बाड़ा जो लिखा था, तो वो आप लीड कर रहे थे। वो माननीय हिमांशु जी शर्मा के नेतृत्व में हम लोग, उनके पीछे हमारे कप्तान हिमांशु जी थे और हम लोग उनके नेतृत्व में जो काम कर रहे थे। तो युवाओं की हक की लड़ाई के लिए वो चाहे मुकदमे खाने पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, वो हमने विपक्ष के अंदर हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। और प्रदेश के सभी युवाओं की उन उम्मीद के भरोसे, उनको जो उम्मीद थी उनके भरोसे, किसानों को जो न्याय दिलाने की बात थी उनके भरोसे, और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल सत्ता के अंदर आई। और उसके बाद में जो राज्य में आपको दिख रहा है, जो युवाओं के साथ में जो न्याय हो रहा है, सारे वो गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब आप के सारे नेताओं ने, आपने सबने प्रदर्शन किया
लेकिन जब गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा मंत्री हटा दिया, उसके बाद में बीडी कल्ला को शिक्षा मंत्री बनाया, तब आपके किसी नेता ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। उसमें आप क्या कहना चाहोगे? दिसंबर 2021 में शायद बीडी कल्ला जी ने शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण किया था। हाँ। और जब किसी व्यक्ति को मंत्री पद मिले, उससे अच्छा पल उसके लिए नहीं हो सकता। लेकिन उन पलों के अंदर भी उनका एक बयान आया था कि मेरे वो सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। हाँ। अगर शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए कोई व्यक्ति का ये बयान आता है, तो अपन समझ सकते हैं कि प्रदेश में किस हालात, किस स्तर पर युवाओं के साथ में धोखा किया गया। और उसी का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं की लड़ाई मजबूती से लड़ती आई है, और युवाओं की बलबूते पर और उन्हीं के वजह से आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 2023 में जो हालात इस कांग्रेस के प्रदेश के युवाओं किसानों ने किया है, वो हम सबके सामने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं की लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा उनके भले की जो काम है वो करते आई है। तो जो आपने प्रदर्शन किए थे, उसमें लगभग बीजेपी के जितने भी नेता थे, उन्होंने ये कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा, ये सारे जितने भी भर्तियों के पेपर हुए हैं, उनके लीक के पीछे उनका हाथ है। लेकिन अभी तक वहां तक कोई कार्रवाई नहीं पहुंची। कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का अभी तक बीजेपी पार्टी के जिन जिन नेताओं ने कहा, वहां तक अभी आपकी कोई भी एसओजी हो या पुलिस प्रशासन हो, वहां तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? युवा उस बात को लेकर अभी निराश है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में एसओजी मान लो या फिर जो भी प्रदेश की जो संस्थाएं हैं, जो भी जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार गिरफ्तारियां आज तक हुई है, जिस प्रकार की जांच हो रही है, वो आज तक किसी सरकार में इतनी पहले नहीं हुई, इतनी गिरफ्तारी आज तक पहले नहीं हुई। तो आप निश्चित रहो, आने वाले समय में अभी 2 साल गवर्नमेंट को आए हुए हैं और उनके इतने पाप किए हुए हैं, उन्हें धोने में समय जरूर लगेगा। लेकिन आप चिंता मत करो, चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, हमेशा से ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और वो इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता वो देख भी रही है। और अभी जैसे कल परसों में आरएस का जो रिजल्ट आया है, उसके अंदर जिस प्रकार सिलेक्शन हुआ है, जन जन तक ये आवाज है कि बीजेपी राज के अंदर ये एग्जाम जब हुए, तो निश्चित तौर पर जो छात्रों के साथ जो धोखा होता था, पेपर लीक का मामला होता था, चाहे इंटरव्यू के अंदर जो घपले होते थे, वो सब कहीं ना कहीं बंद हुए। गरीब जो परिवार के जो लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से उतने मजबूत नहीं थे कि वो इंटरव्यू के अंदर पैसे दे सके या फिर पेपर पैसों से खरीद सके, तो नागौर जिले के अंदर भी, हमारे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कई ऐसे युवा मेरे भाई है जो अपनी मेहनत के दम पर आरएस बने। और मेरे को लगता है अगर यही कांग्रेस का राज होता, तो कहीं ना कहीं उनकी जो योग्यता है, उनकी जो मेहनत है, वो पैसों के दम पे या फिर अपने अप्रोच के दम पर वो दब जाती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो गिरफ्तारी हो रही है, और कितने भी बड़े मगरमच्छ इसके अंदर हो, वो जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाए, उसके अंदर भले कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। आपकी सरकार बन गई बीजेपी की 2023 में, उसके बाद में एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, भजन लाल जी को। उनके ऊपर अभी जो विपक्ष के जो नेता हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल मान लो या कांग्रेस के जो नेता हैं, वो सारे ये बोल रहे हैं कि इनको प्रशासन चला रहा है, ये खुद कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, या केंद्र की जो सरकार है वहां से इनको दिशा निर्देश मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा है बीजेपी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों के हक में, युवाओं के हक में, और प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को संबल प्रदान करने के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार की सौगातें अब मेड़ता विधानसभा के अंदर, जिस प्रकार के विकास कार्य, जिस प्रकार बजट मिला, तो वो सब आज से आज तक इस प्रदेश की सरकार में नहीं हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सारे काम हो रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, इसमें भजनलाल जी जिस प्रकार मोदी जी के साथ में मिलकर इस प्रदेश के आवाम को जो सौगातें दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के अंदर 2028 के अंदर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो विकास हो रहा है, जो युवाओं के साथ में जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनके साथ में जो न्याय की बात हो रही है, वो इस भजनलाल जी की सरकार में हो रही है। भजनलाल जी की सरकार में अच्छी नेतृत्व में अच्छे काम सरकार कर रही है। आपको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो सतीश जी पूनिया है, उनका खास आदमी माना जाता है पूरे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में या नागौर जिले में, मैंने यही सुना है। तो वहां तक पहुंचने की, आप वहां तक कैसे पहुंचे, सतीश जी पूनिया तक का? देखिए, जिस विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा 2010 में, उसके बाद में विचार परिवार में काम करते हुए 2019 में जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो जब मेरे कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें
माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया को मैंने कार्यालय उद्घाटन में बुलाया था। और जो सतीश जी पूनिया का काम करने का तरीका है, जो विपक्ष में उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे फिर युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री का दायित्व उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए माननीय हिमांशु जी की टीम में मुझे दिया। और उनके भाई साहब के जो नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल हमारे को एक नई ऊर्जा हमेशा से उनको देख के मिलती है कि जिस प्रकार वो पद उनके पास रहे या नहीं रहे, लेकिन जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर जो काम करने का उनका तरीका है, उनको देखकर कहीं ना कहीं हमको भी एक ताकत मिलती है और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। एक जो नई ऊर्जा जो उनको देख के मिलती है, और निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी का जब कार्यालय उद्घाटन था तब से उनका आशीर्वाद बना है। अभी आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन है और आज ही राजस्थान में उपचुनाव के लिए जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट है उनका नाम घोषित कर दिया है, तो उसके ऊपर अब क्या कहना चाहोगे आप? जो अंता 12 में उपचुनाव है आज घोषित किया है, कांग्रेस ने पहले ही घोषित कर दिया और वहां नरेश मीणा निर्दलीय लड़ रहे हैं। पहले भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया और अंत में निश्चित तौर पर बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेंगे। नरेश मीणा कुछ बिगाड़ेंगे समीकरण आपके? वो वहां की देखो लोकल परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास के काम हुए हैं, वहां की जनता विकास के कार्यों को देखते हुए और वहां पर जो सारे पिछले 2 साल के अंदर भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम इस प्रदेश के अंदर हुए, उनका रिपोर्ट कार्ड वहां पर अंता के अंदर वहां की जनता पेश करेगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन अंता की जो विधानसभा की जो जनता है वो वहां पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर वहां पर जो क्षेत्र इस प्रदेश के अंदर जो विकास हो रहा है, विकास के नाम पर वहां पर वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीतेगा। वर्तमान में विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में कहीं पे भी राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या आधार माना जाए? क्या बीजेपी और कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, जो थर्ड फ्रंट को जो नेता बन रहे हैं, वो ब्लेम लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? तो क्या ऐसा सिस्टम है? क्योंकि बीजेपी जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस ने कोई भी ना कोई बड़ा प्रदर्शन किया। हाँ, राहुल गांधी के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन स्टेट में जो भी मुद्दे उनको लेकर कांग्रेस ने एक भी प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे कोई मुद्दे है भी नहीं कि जिनका विरोध करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ऐसे कुछ काम हुए भी नहीं जिनका कहीं पे विरोध उनको झेलना पड़े। जो अच्छे काम हुए हैं उनका विरोध कांग्रेस किस प्रकार करी। और दूसरी बात रही तो कांग्रेस खुद से लड़ ले पहले, फिर भाजपा से लड़ने का उनका काम है। उनके अंतर्कलह इतनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का उनके पास टाइम भी नहीं है। और जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए भी वो पार्टी आपस में लड़ रही थी और विपक्ष ना के बराबर है। और मैं तो ये मानता हूं कि वो जब अब लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, क्योंकि उसके 2 कारण है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए जो विकास कार्य कर रहे हैं वो, और दूसरा इस कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो। उसके अंदर सीएम के चेहरे इतने हैं कि हर आदमी ये चाहता कि मैं प्रदेश का सीएम बन जाऊं, उसको प्रदेश की जनता से फर्क नहीं पड़ता। जब कोविड के अंदर आपने देखा होगा, जब एक तरफ प्रदेश की जनता मर रही थी कोविड के अंदर, उस समय भी उनको अपनी सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। कुछ एमएलए इधर भाग रहे थे, कुछ एमएलए उधर भाग रहे थे। उनको अपनी कुर्सी की चिंता थी, प्रदेश की जनता की चिंता उनको कभी नहीं थी। अब राजस्थान में लगभग ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं और जो नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं उनके कार्यकाल भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन की घोषणा नहीं की और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो लोकतंत्र की मेन धुरी है वो ग्रामीण एरिया है और वहां के इलेक्शन नहीं होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है स्टेट के लिए। उसका क्या कारण है? जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा पीछे जिले भी नए बने हैं, तो परिसमन का भी काम हुआ है, तो ऐसे करके इसकी वजह से थोड़ा जरूर डिले हुआ। लेकिन अभी हमारे मंत्री जी का, यूडीएच मंत्री जी का बयान भी आया था कि दीपावली के बाद में जरूर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो जल्दी नगर निकाय के और जो ग्राम पंचायतों के चुनाव वो होंगे। आपने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, अब आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे के आपकी लाइफ के जो मेन टर्म्स होंगे कि आप किस ओर अपनी राजनीति को देख रहे हैं? अब मैंने 2010 में जब मैंने आपको बताया कॉलेज के अंदर में गया था, हाँ, तब मैंने सपना में भी नहीं सोचा था कि मैं 2 बार इस बड़े शहर से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में यहाँ से निकल के फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। हाँ। तो मैं मेरे जीवन के अंदर ये कभी नहीं सोचता कि मेरे को क्या बनना है।
मैं बस हमेशा से अपने लोगों के, जो मेरे युवा भाई है, मेरे जो किसान भाई जिनको आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उनके अगर कहीं काम आ सकूं तो वो मेरा प्रयास हमेशा से रहता है। और भविष्य में क्या होगा, कल किसने देखा, वो सब भविष्य के गर्त में है। तो मैं वो सारी चीजें नहीं सोचता। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ, और एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जहां भी पार्टी, जहां भी मुझे लड़ने के लिए भेजेगी, मैं वहां उस भूमिका में हमेशा तैयार रहता हूँ। और अगर नहीं भी भेजेगी तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करता हूँ। बीजेपी को आरएसएस की पार्टी कहा जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस पर सारे स्टेट के अंदर, स्कूलों के अंदर परेड वगैरह करवाई गई थी। तो वो पहले से ही ब्लेम लगा रहे हैं कि आरएसएस एक प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संगठन है। तो बीजेपी उसको आगे लेकर क्यों चल रही है, आरएसएस को? देखिए, ये बहुत, अब मेरा अकेला का क्वेश्चन नहीं है, जो ग्रामीण एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका ये पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि आरएसएस को हमेशा से शहरी संगठन माना जाता है, ये ग्रामीण सोच है। देखिए, आरएसएस एक विचार है, और ये वो विचार है कि जो अपने, अगर जो भी आरएसएस के अंदर है, अगर आप उसको नजदीक से जानोगे तो उसमें ऐसा कभी नहीं सिखाया जाता कि किसी का बुरा करना है। हमेशा से आरएसएस दूसरों के प्रति समर्पित होकर कैसे काम करना है, कैसे संस्कार अगर होते हैं तो वो आरएसएस के अंदर है। और रही बात आप भारतीय जनता पार्टी की, वो तो कांग्रेस तो हमेशा से आतंकी संगठनों को अपना समर्थन देती आई थी, जब से अपन देख रहे हैं शुरू से। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो ये पार्टी का इसमें कोई विषय नहीं है। आरएसएस अपना एक अलग से खुद जो है, इसके अलग अलग संस्थान है। जैसे मान लो विद्यार्थी परिषद है तो वो आरएसएस का एक छात्र संगठन है। तो मैं तो उस समय से इस विचार से जुड़ा हूं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और मैं तो ये मानता हूं कि आरएसएस में अगर कोई आदमी एक बार भी जुड़ता है तो फिर उसके अंदर जो एक अलग भाव होता है दूसरों की मदद करने का, जो संस्कार उसके अंदर होते हैं। और मैं तो ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर अपने बच्चे को किसी आरएसएस से जोड़ दें, आरएसएस से जुड़ जाए, तो उसको फिर वृद्धाश्रम में उस आदमी को जाने की जरूरत इस जिंदगी में नहीं पड़ेगी। वो तो आगे की गहराई में है, वो तो आगे की जो देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अब आपको, आप मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से, आपका गांव मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, तो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से कार्य हुए हैं आपकी सरकार बनने के बाद में, पिछले 2.5-3 साल में, वो आप बता दें एक बार। सड़कों का जाल बिछाने का काम जो मेड़ता के अंदर हुआ है, हर जगह पर, जो ये जशनगर में जो बड़ा एक मुद्दा था बाईपास का, वो माननीय विधायक साहब के कार्यकाल में हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में, दिया कुमारी जी यहाँ से सांसद थे, तो उनका भी लगाव मेड़ता से। तो उनके ये कृषि मंडी का विस्तार हो गया, मेड़ता की नगर पालिका मेड़ता रोड को बनाने का काम हो गया। रिया बड़ी में मंडी का, जो नई मंडी बनाने का काम जो किया, रिया बड़ी को नगर पालिका बनाने का जो काम किया है। और इसके अलावा कई ऐसे काम है, आप अगर मैं गिनाने लग जाऊं एक एक काम, तो मेरे को लगता है दो घंटे का इंटरव्यू चलेगा अभी। ये आपने कहा नगर पालिका मेड़ता रोड बनाई, लेकिन नगर पालिका मेड़ता सिटी, जिसके अध्यक्ष को पिछले, उनका जब से कार्यकाल देखा जा रहा है 5-6 बार उनको हटा दिया गया, वो वापस कोर्ट से आ रहे हैं, उसका पार्टी से भी जोड़ा जा रहा है और ऐसे भी उनका जोड़ा जा रहा है, उसका क्या मैटर चल रहा है? ये मेन जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं कोर्ट के अंदर, वो अपने अपने जो तथ्य पेश कर रहे हैं उस आधार पर कोर्ट ये निर्णय कर रहा है। इस विषय में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि जो भी है, जो चेयरमैन कांग्रेस के जो चेयरमैन थे, उनको अगर 3-4 बार हटाए तो ऐसे तो किसी को हटा नहीं सकते। कोई इतना, कोई तो ऐसे तथ्य है ही वो जो जनता के सामने भी होंगे। तो उनके विषय पे ये चल रहा है। अगर कांग्रेस के जो चेयरमैन हुए या फिर कांग्रेस की सरकार अगर सही से काम करती तो ये दिन उनको देखने भी नहीं पड़ते। अगर गलत काम करें कहीं तो भी कोर्ट ने स्टे उनको दिए होंगे या फिर उनको हटा रहे होंगे। आपने एक बात ये भी बोली, कृषि मंडी का विस्तार। अभी किसानों के फसल आई है, मूंग का टोकन, मूंग के जो टोकन हैं वो कटने लगे हैं, लेकिन तिलम संघ को सस्पेंड कर दिया। मेड़ता में 2 जगह मूंग लिए जाते हैं, खरीद की जाती है, उसमें एक तिलम संघ को सस्पेंड कर दिया। तो क्या जनता ये जानना चाहती है कि तिलम संघ को वापस ओपन कर दिया जाएगा? उसके लिए जो मंत्री जी से बात करनी थी, वो माननीय विधायक साहब के संज्ञान में लाकर वो मंत्री जी तक बात पहुंची है, और वहां के सारे किसान भाइयों को जल्दी उसका वापस निराकरण करके जो भी होगा फायदा वापस जरूर मिलेगा। और जो जितने भी अभी नुकसान हुआ है, जो अंतिम में बारिश हुई है फसल काटते वक्त, तो उससे जो मुआवजा मिलना है, मैंने काफी गांव में ये घूम के देखा है, जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के हिसाब से अभी तक
वैसी कार्रवाई नहीं चल रही, तो उसके ऊपर बीजेपी, आपके जो विधायक हैं या बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं जो वर्तमान सरकार में, तो वो कुछ एक्शन कर रहे हैं किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए? अभी जब बारिश हुई उसके बाद में हर जगह हमारे जो विधायक साहब है उनके साथ में रिया बड़ी की अलग से प्रशासन के साथ में बैठक हुई, मेड़ता सिटी के अलग से प्रशासन के साथ में बैठक हुई, तो उसके अंदर ये सारे निर्णय ले गए कि अगर पूरी फसल खत्म हुई तो उसको आपदा की श्रेणी में लेकर किस प्रकार किसानों के लिए जो भी हक की उनकी जो बात होगी वो मजबूती से मेड़ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हो चाहे एमएलए हो सारे लोग उठा रहे हैं, और सरकार भी किसानों के प्रति पूरी वो समर्पित है, तो जरूर जो भी इनके नुकसान हुआ उसका खामियाजा सरकार इनको पूरा देगी। आगे अगर मेड़ता विधानसभा को, जो वर्तमान में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र है, उसको परिसीमन में अभी SC/ST की सीट में है, अगर परिसीमन में चेंज कर दिया जाए तो आप विधायक पद के उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से? मैंने आपको पहले भी बताया ये सब भविष्य के गर्त में है, कल किसने देखा, मैं इन चीजों में नहीं जाता। मैं बस ये है कि आज के टाइम में मेरे जो भी मेरे युवा भाई है, मेरे किसान भाई है, जो मेरे से चाहे वो किसी भी विचारधारा के भी हो, चाहे किसी भी विचारधारा के भी हो, लेकिन चाहे किसी भी पार्टी का भी हो, लेकिन मेरे से जितना हो बनता है मैं उन लोगों के कैसे काम आ सकूं, मेरा हमेशा से ध्यान इस चीज पे रहता है। और कुछ पद पाना, अभी जैसे मैंने जिला परिषद चुनाव हारा, तो चुनाव हारना जीतना, किसने कहा कि चुनाव जीतने के बाद में लोग धन्यवाद यात्रा निकालते हैं, तो मैंने भी धन्यवाद यात्रा निकाली थी, तो लोगों ने कहा धन्यवाद यात्रा तो जीतने वाला निकालता है, लेकिन मैंने यह कहा कि 348 लोगों ने मेरे से उम्मीद कम करी होगी कि भाई रामेश्वर अपने काम कमाएगा, लेकिन बाकी लोगों ने जो 7000 प्लस लोगों थे उनको उम्मीद मेरे से थी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि चुनाव होने के बाद में वो सारे जो 15,000 चाहे वोट दिए या नहीं दिए, उन सारे लोगों के काम कैसे कर सके उस चीज का प्रयास मैं हमेशा करता हूँ। पद और वो सारी इलेक्शन चीजें मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी पे। राजस्थान में तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन नागौर जिले में एक विपक्षी दल और भी आपके आ जाता है, RLP। वो आपके मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में पिछली सीट भी RLP की थी, उसका आपके इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा या नहीं करता है RLP का फैक्टर? देखिए RLP जो अपना आप में एक तीसरा जो फ्रंट है, वो चुनाव के अंदर पिछली बार भी अगर 2018 के नतीजे देखें तो ये जो मेड़ता विधानसभा की नागौर की जो जनता है, तो कहा जाता है कि राजनीति के अंदर सबसे अगर अग्रेसिव जनता, जो सबसे ज्यादा अगर समझदार अगर राजनीति के अंदर कोई है तो वो नागौर की जनता है। तो यहाँ पर अगर थर्ड फ्रंट बनाया 2018 के अंदर RLP का यहाँ से विधायक बने थे, और 2023 के अंदर जब हुआ तो वही RLP तीसरे नंबर पर रही थी। तो ये जो मेड़ता के जो लोग हैं, मेड़ता की जो जनता है, उनको किस प्रकार से कहा जाए वो समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अगर RLP है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस की जो तीनों है, तो सामने जो पंचायत राज चुनाव है उसमें भी एक वो रहते हैं, तीनों पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारे, तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन मेरे को ये विश्वास है पूरा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख इस नागौर के अंदर वापस बनेंगे। आपसे हमने बात की बहुत सारी, और भी आपसे कभी बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा हमारे साथ आपके जो भी विचार थे वो साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर आपसे रूबरू होंगे जब ग्राम पंचायत के या पंचायत समितियों के इलेक्शन आएंगे, तब वापिस आपसे मिलेंगे।